तो चलिए हड़प्पा सभ्यता के अपने इस चैप्टर को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र किस प्रकार से है। हम लोग समझेंगे कि मोहनजोदड़ो को हम नियोजित शहर किस प्रकार से कहते हैं। तो पहले मोहनजोदड़ो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बस्ती को दो भागों में बांटा जाता है, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग छोटा है, निचला शहर बड़ा है। दुर्ग को ऊंचाई पर बनाया गया है। इसका ऊंचे होने का एक कारण ये है कि इसे कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया है और जो निचला शहर है उसे नीचे बनाया गया है। दुर्ग को दीवार से घेरा गया है, निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया है और निचले शहर में भी कई भवन ऐसे बनाए गए हैं जो चबूतरों पर बने हैं। तो ये है मोहनजोदड़ो का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। यानी हम लोग कहेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। मोहनजोदड़ो में बस्ती को दो भागों में बांटा जाता है, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग क्या है? ऊंचाई पर बना क्षेत्र है। ऊंचाई पर बना है, ऊंचाई पर बनने का इसका कारण है कि ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर इसको बनाया गया है, इसलिए ऊंचा है। और जो निचला शहर है वो बड़ा है लेकिन इसे नीचे बनाया गया है। दुर्ग को दीवार से घेरा गया है और निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया है। इसके भी कई भवनों को चबूतरों पर बनाया गया है। अब हम लोग ये समझेंगे कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर किस प्रकार से है। तो हमने अभी जाना कि कई भवनों को चबूतरों पर बनाया जाता था जो कि नींव का कार्य करती थी। तो जब चबूतरों पर भवनों को बनाया जाता था तो एक निश्चित क्षेत्रों तक चबूतरों को, मतलब कि चबूतरे को एक निश्चित क्षेत्र तक बनाया जाता था। पहले ये डिसाइड किया जाता था कि चबूतरे जो है किस क्षेत्र से कहाँ तक फैले होंगे, फिर उसके ऊपर भवनों को बनाया जाता था। तो इससे ये बात पता चलती है कि पहले चबूतरे बनाने के लिए योजना बनाई जाती थी, फिर उस योजना का कार्यान्वयन किया जाता था। तो पहली बात हमने समझी कि हम कैसे कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो नियोजित शहर है, क्योंकि चबूतरे पर बने जो भवन है वो निश्चित क्षेत्र तक सीमित होते हैं। तो इससे पता चलता है कि पहले तो एक नियोजन किया जाता था, फिर उसका कार्यान्वयन किया जाता था। अगली बात है ईंटों का निश्चित अनुपात। देखो, हड़प्पा सभ्यता की बस्ती में जितनी भी ईंटें पाई गई हैं उन सब का अनुपात एक जैसा है। उनकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो ऊंचाई की 4 गुनी व 2 गुनी है। यानी जो ईंट की लंबाई है वो तो ऊंचाई से 4 गुनी है और जो ईंट की चौड़ाई है वो ऊंचाई से 2 गुनी है। और पूरी की पूरी हड़प्पा बस्ती में इसका उपयोग किया गया है। तो इससे पता चलता है कि पहले तो नियोजन होता था, उसके बाद जो है इसका कार्यान्वयन होता था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर है। तो दो बातों से पता चलता है, पहला चबूतरों पर बने भवन निश्चित क्षेत्र तक सीमित थे, दूसरा ईंटों का जो अनुपात था वो निश्चित था। तो चलो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। जिस समय हम लोग अपने चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे थे उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि कनिंघम का भ्रम एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम था कनिंघम का भ्रम। तो अब हम लोग जानते हैं कनिंघम कौन था। तो देखो, 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल थे। तो कनिंघम कौन था? कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पहला जनरल डायरेक्टर था और इसे ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। इस समझ में आया? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है नालों का निर्माण। नालों का निर्माण, इसमें हमें यह समझना है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली किस प्रकार की थी। अभी हम लोग मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो में जल निकासी प्रणाली कैसे थी। तो देखिए क्या होता था, यहाँ पर जो जल निकासी प्रणाली थी वो थी नियोजित। नियोजित का मतलब ये कि पहले योजना बनाई जाती थी, फिर उसके बाद उस पर क्रियान्वयन किया जाता था। यानी सबसे पहले योजना बनाई जाती थी कि भाई जो नालियाँ हैं वो किस प्रकार से बनाई जाएंगे। तो यहाँ की जल निकासी प्रणाली नियोजित थी। दूसरी बात, गलियों व सड़कों को ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था। देखो क्या होता था, गलियां और सड़कें जब बनती थी तो उन्हें ग्रिड पद्धति से बनाते थे, यानी वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके बाद पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता था, फिर गलियों के साथ आवासों को बनाया जाता था। देखो क्या होता था,
सबसे पहली बात हमने ये जानी कि मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली जो थी वो नियोजित थी। ठीक, तो इसमें क्या होता था कि गलियां और जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति से बनाई जाती थी, यानी गलियां और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सबसे पहले क्या होता था, नालियों के साथ साथ गलियां बनाई जाती थी, फिर गलियों के साथ साथ जो है आवास बनाए जाते थे, फिर आवासों की जो एक दीवार है उसको नाली के साथ सटा देते थे, जिससे उस आवास का पूरा जो गंदा पानी है उस नाली में चला जाए, और उस नालियों को आगे चलकर एक बड़े नाले के साथ जोड़ा जाता था, और उस बड़े नाले को इस प्रकार की ईंटों से ढका जाता था, यानी उसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगाए जाते जिसको टाइम टू टाइम हटाया जा सके और हटा के उसकी साफ सफाई की जा सके। तो इस प्रकार से जो मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली थी वो बहुत ही ज़्यादा नियोजित हुआ करती थी। तो देखो, नियोजित निकासी प्रणाली थी इनकी, गलियों व सड़कों को ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता था, फिर गलियों के साथ आवास बनाए जाते थे, घर की एक दीवार नाली से जुड़ी होती थी, नालियों का पानी बड़े नालों में मिलता था जिन्हें ढका जाता था, और ढकने के बाद इनका ढक्कन उठा के इनकी सफाई भी की जाती थी। ठीक है, तो नालों का निर्माण समझ में आया। चलो अब हम लोग एक बार इसको शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, यानी मोहनजोदड़ो का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हमने जाना मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल था, और इसकी बस्ती को दो भागों में बांटा जाता था, जिसमें हमने दुर्ग और निचला शहर के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर कैसे था, तो दो बातें जानी, एक ईंटों का अनुपात और एक चबूतरों पर भवनों का बनाया जाना। फिर हमने जाना अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था, भारतीय पुरातत्व के जनक और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले जनरल थे। इसके बाद हमने जाना नालों का निर्माण। नालों के निर्माण में हमने जाना कि ये नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। यहाँ की जो गलियाँ और सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति से बना दी जाती थी, गलियों के साथ साथ नालियाँ बनती थी, नालियों के साथ साथ घर बनते थे, घर की एक दीवार को नाली के साथ जोड़ दिया जाता था, फिर उसके बाद वहाँ से सारा गंदा पानी नालियों में आता था, वे नालियाँ आगे बड़े नालों में मिल जाती थी, फिर बड़े नालों को जो है साफ कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली थी वो भी नियोजित थी। तो चलिए इसके साथ अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है गृह स्थापत्य कला। तो मैंने जिस दिन आपको इंट्रोडक्शन दिया था, इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दिया था, उस दिन बताया था कि हम गृह स्थापत्य कला में एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो है एकांतता को महत्व। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी एकांतता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है। तो चलिए इसे अब देखते हैं। तो गृह स्थापत्य कला, हमने जाना कि मोहनजोदड़ो की बस्ती को दो भागों में बांटा जाता था, दुर्ग और निचला शहर। तो जो निचला शहर था वो आवासीय क्षेत्र था, यानी वहाँ पर आम जनता रहते थे। तो निचले शहर में ही आवासीय भवन बनाए जाते थे। ये भवन जो थे वो आंगन पर केंद्रित होते थे, मतलब सबसे पहले एक बड़ा आंगन बनता था, उसके फिर चारों ओर जो है कमरे बनाए जाते थे। तो भवन आंगन पर केंद्रित था, आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आंगन का उपयोग खाना पकाने के लिए, सूत काटने आदि के लिए किया जाता था। तो इतनी बात समझ में आई। देखो गृह स्थापत्य कला कैसी थी। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि निचला शहर आवासीय भवनों का क्षेत्र था। निचले शहर में आवासीय भवन थे। ये भवन जो थे वो आंगन पर आधारित थे, आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। इस आंगन में खाना पकाने और सूत काटने आदि जैसे कार्य को किया जाता था। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये अपनी एकांतता को बहुत महत्व देते थे। हमें कैसे पता चलता है, तो देखिए, भूमि तल पर जो दीवार बनी होती थी, यानी पहली मंजिल में जो दीवार बनी होती थी उस पर खिड़कियां नहीं लगाई जाती थी, उस पर खिड़कियां नहीं होती थी। खिड़कियां इसलिए नहीं होती थी ताकि कोई भी व्यक्ति उन खिड़कियों से झांक कर अंदर ना देख सके कि क्या चल रहा है। इसके बाद हर घर में अपना एक स्नान घर होता था, यानी बाहर जाकर नहाने की प्रथा नहीं थी। हर घर में अपना अपना एक स्नान घर होता था। मुख्य द्वार, देखिए अभी हमने जाना कि जो भवन थे वो आंगन पर आधारित थे, तो आंगन में एक मुख्य द्वार लगा होता था। तो इस मुख्य द्वार से सीधा सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता था, यानी ना तो एक व्यक्ति अगर मुख्य द्वार से देखता है तो ना तो आंगन में देख सकता था क्या हो रहा है, ना ही किसी कमरे में देख सकता था कि क्या हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं दोबारा। हमने जाना हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी एकांतता को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। कैसे? पहली बात हमने जानी कि इनके जो प्रथम तल होता है, यानी पहली मंजिल होती थी, उसमें खिड़की नहीं होती थी। इनके खुद के अपने पर्सनल स्नान घर हुआ करते थे। इनका मुख्य द्वार से कोई भी व्यक्ति सीधा अवलोकन
नहीं कर सकता था। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग अपनी एकांतता को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो बढ़ते हैं आगे। देखो गृह स्थापत्य कला में कुछ घरों में दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। देखो क्या था, इससे हमें ये बात समझ में आती है कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर थे वो 2 मंजिल भी थे, यानी पहली मंजिल तो थी ही, उसके साथ दूसरी मंजिल भी थी। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। तो कुछ घरों में दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। आगे कई आवासों में कुएं भी बनाए गए थे। देखो इस बात को समझना ध्यान से, जो कई भवन थे उनमें ना कुएं बना रखे थे। कुएं कैसे? कुएं बना रखे थे बाहर के कमरे की तरफ, यानी बाहर की तरफ एक कमरा होता था, उसमें कुआं बनाया हुआ था। वहाँ से उनके ज़रूरत से के लिए जो पानी होता था वो लोग अपना निकाल लेते थे। और वो कमरा ऐसा था जिसमें घर से कमरे में जाया जा सकता था, बाहर से भी कमरे में जाया जा सकता था। तो पुरातत्वविदों का मानना है कि ये कमरे में, ऐसे कमरे में इसलिए कुआं बनाया गया है ताकि जो राहगीर हैं, आने जाने वाले जो लोग हैं, वो उस कुएं का उपयोग कर सकें। मोहनजोदड़ो में इस प्रकार के लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कई आवासों में कुएं प्राप्त हुए हैं। कुएं बाहरी कक्ष में बनते थे जो संभवतः राहगीरों के उपयोग के लिए होते थे, और इस प्रकार के मोहनजोदड़ो में 700 कुएं हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हमने जाना गृह स्थापत्य कला, इसमें हमने एक टॉपिक और जाना कि अपनी एकांतता को महत्व किस प्रकार से दिया करते थे। अगला हमारा टॉपिक है दुर्ग। तो समझते हैं दुर्ग को। अभी हमने जाना था दुर्ग क्या था। दुर्ग जो है वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना एक छोटा क्षेत्र था। ठीक, दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। अब हम इस टॉपिक में समझेंगे कि दुर्ग में ना कुछ संरचनाएं पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि ये विशेष सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए, यानी विशेष तौर पर जो सब लोग मिलकर कुछ कार्य करते थे उसमें उपयोग किए जाते थे। तो दुर्ग में कुछ ऐसी संरचनाएं भी पाई गई हैं जो विशेष सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए थी, जिसमें सार्वजनिक जो मतलब बहुत सारे जो लोग मिलकर जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य किया करते थे। तो इसमें 2 संरचनाएं पाई गई हैं। पहला है माल गोदाम। तो देखिए माल गोदाम एक विशाल संरचना है। पहले ये समझते हैं माल गोदाम का मतलब क्या है। माल गोदाम का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ अनाज का भंडारण किया जाएगा। तो माल गोदाम कौन सी जगह? ऐसी जगह जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाएगा। अब इसे आगे समझते हैं। तो इसकी संरचना विशाल है और इसका जो निचला हिस्सा है वो ईंटों से बना था, यानी इसकी दीवारें जो हैं ईंटों से बनी थी। छत जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। तो पुरातात्विक मानते हैं कि भाई छत ना ऐसी पदार्थ से बनाई होगी जो कि जल्दी नष्ट हो जाता है। जैसे लकड़ी की छत बना दी होगी तो लकड़ी जो है वो समय के साथ नष्ट हो गई और जो ईंटों की दीवार है वो बची रह गई, तो इसलिए माल गोदाम हमको प्राप्त हो गया। तो देखो माल गोदाम क्या है? विशाल संरचना है। इसकी जो दीवारें हैं वो ईंटों से बनी थी, यानी जो निचला हिस्सा था वो ईंटों से बना था। छत इसकी हमें प्राप्त नहीं हुई है। इतिहासकार क्या मानते हैं? लकड़ी जैसे पदार्थ से बनी होगी इसलिए छत नष्ट हो गई और यहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है विशाल स्नानागार। तो जो दूसरी संरचना पाई गई है वो है विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार जो दुर्ग है उसके आंगन में पाया गया है। तो दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, यानी इसकी शेप बता रखी है कि दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। इसको चारों ओर से गलियारे से घेरा गया था, यानी उसके चारों ओर एक बाउंड्री भी की गई थी। इसके उत्तर व दक्षिण में तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, यानी 2 तरफ की सीढ़ियाँ हैं। एक उत्तर से दक्षिण में जाती है, एक दक्षिण से मतलब नीचे की तरफ आती है। उत्तर व दक्षिण दोनों दिशाओं में जाने के लिए इसके अंदर सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। तो जिस समय इसमें जल भरा जाता था उस समय इसके किनारों पर ईंटों और जिप्सम का गारा लगाया जाता था। गारा लगाने के बाद मतलब ईंटें जोड़ दी और जिप्सम का गारा लगा दिया, इसके बाद इसको जलबद्ध किया जाता था, यानी इसमें जल डाला जाता था। विशाल स्नानागार के तीनों ओर कक्ष भी थे। इन कक्षों में से एक कक्ष में एक बड़ा सा कुआं था। माना जाता है कि भाई इसी कुएं से विशाल स्नानागार में पानी जो है लेके आया जाता था। ये जो विशाल स्नानागार था इससे जलाशय जो है एक बड़े नाले में इससे जो पानी जो है एक बड़े नाले में जो है चला जाता था। और ऐसा माना जाता है कि विशाल स्नानागार का उपयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो चलिए एक बार दोबारा से विशाल स्नानागार को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले विशाल स्नानागार का उपयोग किस लिए होता था?
माना जाता है कि इसका उपयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। ये दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। चारों ओर से इसको गलियारे से घेरा गया था। उत्तर व दक्षिण में तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। किनारों पर ईंटों व जिप्सम को लगाकर इसे जलबद्ध किया जाता था। और यहाँ पर तीनों और कक्ष पाए गए हैं, जिनमें से एक कक्ष में एक बड़ा सा कुआं पाया गया है। माना जाता है कि इस कुएं से पानी जो है विशाल स्नानागार तक लाया जाता होगा और इस जलाशय का जो पानी है एक बड़े नाले में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो आज हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को समझा, जिसमें हमने सबसे पहले जाना मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, जिसमें हमने मोहनजोदड़ो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा। फिर हमने समझा मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर कैसे है। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हम लोगों ने जाना नालों का निर्माण किस प्रकार से किया गया, यानी जल निकासी प्रणाली जो है किस प्रकार की थी। इसके बाद हम लोगों ने गृह स्थापत्य कला जानी, दुर्ग जाना, मालगोदाम जाना और विशाल स्नानागार जाना। अब हम लोग इस पूरे के पूरे जो भी हम लोगों ने स्टडी किया है, इस पूरे को एक बार से दोबारा देखेंगे। देखो, हमने जाना मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। कैसे? हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन जाना कि भाई सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, दो भागों में इसकी बस्ती बटी हुई है, पहला दुर्ग, दूसरा निचला शहर। दुर्ग क्या है? दुर्ग जो है कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बना एक छोटा क्षेत्र है। निचला शहर क्या है? बड़ा क्षेत्र है। और दुर्ग को जो है चारों तरफ से दीवार से घेरा गया है, निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया है। और जो दुर्ग है जो निचला शहर है उसके भी कई भवन चबूतरों पर बनाए गए हैं। अगला हमने जाना नियोजित कैसे है। भाई चबूतरों पर बना है भवन, निश्चित क्षेत्र तक है तो नियोजित है, ईंटों का एक निश्चित अनुपात है तो इसलिए नियोजित शहर है। अलेक्जेंडर कनिंघम हमने जाना भारतीय पुरातत्व के जनक हैं और 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर बने थे। नालों का निर्माण जाना हमने कि भाई नियोजित निकासी जल प्रणाली थी इनकी, किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले गलियां वह जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति से एक दूसरे को काट रही थी। गलियों के साथ साथ नालियां बनाई गई, नालियों के साथ साथ घर बनाए गए, घर की एक दीवार को नालियों के साथ जोड़ा गया, वहाँ से पानी नालियों में जाता था। इन नालियों को बड़े नालों से जोड़ा गया जहाँ से पानी बड़े नालों में जाता था और अंत में बड़े नालों की सफाई की जाती थी। फिर हम लोगों ने गृह स्थापत्य कला के बारे में जाना। हमने जाना कि भाई निचले शहर में जो लोग हैं रहा करते थे, इसमें भवन जो है आंगन पर आधारित होते थे। आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन खाना पकाने और सूत काटने के काम आता था। फिर हमने जाना अपनी एकांतता को महत्व देते थे। कैसे? भाई जो पहला तल था उस पर खिड़की नहीं थी, हर घर में स्नानघर था और मुख्य द्वार से सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता था। हमने जाना इसमें कुछ घरों में दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली है। कई आवासों में कुएं मिले हैं। कुएं बाहरी कक्ष में होते थे जो कि राहगीर उपयोग किया करते थे। कुल मिलाकर 700 कुएं हमको प्राप्त होते हैं। इसके बाद दुर्ग जाना कि दुर्ग में हमें 2 संरचनाएं मिली। मालगोदाम जो कि अनाज का भंडारण करता है, विशाल स्नानागार जो कि विशेष अनुष्ठानिक स्नान को संपादित करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। मालगोदाम हमने जाना कि भाई जो निचली संरचना है वो मिली है, ऊपर से कुछ नहीं मिला, शायद नष्ट हो गया होगा, लकड़ी जैसे पदार्थ से बना होगा। विशाल स्नानागार हमने जाना कि भाई आंगन में बना था, एक बड़ा आयताकार जलाशय, इसको चारों ओर से गलियारे से घेरा गया था। उत्तर दक्षिण में जाने के लिए सीढ़ियां हैं। किनारों पर जिप्सम और ईंटें लगा के इसको फिर जलबद्ध किया जाता था और तीनों ओर इसके कक्ष बने हैं। एक कक्ष में बड़ा कुआं भी है जिससे पानी जाता है जलाशय में। नहाने के बाद जो जलाशय का पानी है वो चला जाता है बड़े नालों में। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा चैप्टर जाना। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो।